वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम जिस बिंदु को लेकर चर्चा करने वाले हैं उस बिंदु का नाम है वर्ण विचार। तो पीपीटी के माध्यम से हम पढ़ते हैं आज का बिंदु, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि की परिभाषा क्या है। मुंह से जो कुछ भी बोला जाता है वही ध्वनि है। मुंह से आने वाली आवाज़ को ही ध्वनि कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। जैसे ए की आवाज़ हो गई, आ की आवाज़ हो, चाहे कै की आवाज़ हो, मुंह से जो कुछ भी आवाज़ आती है वह ध्वनि कहलाती है। वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है। मुंह से बोली जाने वाली ध्वनियों को अगर लिपिबद्ध कर दिया जाए, मुंह से जो कुछ भी बोला जा रहा है, मुंह से आने वाली आवाज़ जो ध्वनि है उसे अगर लिख दिया जाए तो वह वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ध्वनि का लिखित स्वरूप ही वर्ण कहलाता है। इसके खंड नहीं किए जा सकते, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमारी हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? हमारी हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या है 52। वर्णों के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, देखते हैं। पहला प्रकार है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण, जो कि आप जानते हैं। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं? दोस्तों, जिस प्रकार एक माला में कई प्रकार के पुष्प सजे होते हैं, सुसज्जित रहते हैं, तभी वह माला कहलाती है। उसी प्रकार वर्णों की इस माला में कई प्रकार के वर्ण व्यवस्थित सुसज्जित होंगे। वर्णों की व्यवस्थित क्रमबद्ध लिखित स्वरूप को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के हमने जो प्रकार बांटे हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। उसमें पहला स्वर वर्ण देखते हैं। स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी अवरोध के या अबाध रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वे स्वर कहलाते हैं। अबाध होता है जिनका उच्चारण, बिना बाधा के जिनका उच्चारण होता है, या यूँ कहें कि जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ही नहीं होती है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं, देखते हैं। हमारी हिंदी में 11 स्वर हैं। पहला ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हमारी हिंदी के स्वर है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, सबसे पहले मूल स्वर। मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं और मूल स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं और मूल स्वर को ही एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं, देखते हैं। मूल स्वर है ए, लघु ई, लघु उ और री। ये 4 ही मूल स्वर है। ए, ई, उ और री, ये 4 मूल स्वर है। इनके बाद में आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या है 3। इनका निर्माण कैसे हुआ, देखते हैं। अ हमारे पास मूल स्वर में है तो ए का ऐसे योग करके आ का निर्माण किया गया। ई मूल स्वर में है, ई का ई से निर्माण करके, ई का ई से योग करके दीर्घ ई का निर्माण किया गया। उ का उ से योग करके दीर्घ उ का निर्माण किया गया। इनके बाद में आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, देखते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, देखिए। ए हमारे पास मूल स्वर में था और ई भी हमारे पास मूल स्वर में था। हमने दीर्घ स्वरों में एक ही जाति के सजातीय स्वरों का योग करके हमने दीर्घ स्वर बनाया। ए का ऐसे योग करके आ बनाया था, ई का ई से योग करके दीर्घ ई बनाया था। अब विजातीय स्वरों का एक जाति के स्वर का दूसरी जाति के स्वर से योग करते हैं। ई का ए का ई से योग करके ए का निर्माण किया गया।
ये अलग अलग जाति के स्वरों के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ए का ई से योग करके ए बनाया, ई ए बन चुका है, तो ए का ए से योग करके ई बना लिया, ए का ऊ से योग करके ओ बना लिया, और ए का ओ से योग करके औ बना लिया। तो ये 4 है संयुक्त स्वर। क्योंकि ये अलग अलग जातियों के स्वर से बने हैं, इसलिए इन्हें विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये 11 स्वर हुए। इनके बाद में बचते हैं 2, उन्हें कहते हैं अयोग वाह। अयोग वाह 2 है, अंग और अ है, जिनका उच्चारण हम करते हैं। अंग अनुस्वार कहलाता है और अ विसर्ग कहलाता है। इन्हें अयोग वाह क्यों कहते हैं? इनके नाम में ही इनका रहस्य छिपा है। अ धन योग धन वाह, अर्थात जिनका योग व्यंजन वहन नहीं कर सकते, जिनका योग व्यंजनों के साथ में नहीं होता है, वे अयोग वाह कहलाते हैं। ये 2 है, अनुस्वार और विसर्ग, अर्थात इनका योग केवल और केवल स्वरों के साथ ही होता है, व्यंजनों के साथ नहीं होता, इसलिए इन्हें अयोग वाह कहते हैं। चलिए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में बाधा या अवरोध उत्पन्न होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में अवरोध उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है, या किसी अन्य वर्ण की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वर वर्ण की सहायता से ही इन वर्णों का उच्चारण किया जा सकता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, या जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है, केवल स्वर की सहायता से ही होता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण हम देखते हैं। व्यंजन आपने पढ़े हैं। सबसे पहले आता है क वर्ग। क वर्ग के 5 वर्ण, 5 व्यंजन, क, ख, ग, घ और अंग। देखिए दोस्तों, आप यहाँ क के नीचे हलंत लगा है, इसका तात्पर्य है क स्वर रहित है। इस क का निर्माण स्वर रहित क और उसमें स्वर के योग से पूर्ण क का निर्माण होता है। वैसे ही स्वर रहित ख प्लस अ से पूर्ण ख का निर्माण होता है। ऐसे ही सभी व्यंजनों का निर्माण स्वर की सहायता से होता है। अब देखते हैं च वर्ग। च वर्ग के 5 व्यंजन आपके सामने, च, छ, ज, झ और य। स्वर रहित च प्लस अ पूर्ण च का निर्माण होता है। ऐसे ही ट वर्ग। ट वर्ग के 5 व्यंजन आपके सामने, ट, ठ, ड, ढ, अण। ऐसे ही त वर्ग है। त वर्ग के 5 व्यंजन, त, थ, द, ध और न। ऐसे ही प वर्ग। प वर्ग के भी 5 व्यंजन, प, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्गों के 5-5 व्यंजन एक वर्ग में 5-5 के समूह में, निश्चित समूह में है। तो इन्हें क्योंकि ये वर्ग में बंधे हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इसके बाद में य, र, ल और व, इनकी संख्या तो 4 ही है। अगर ये 5 होते तो किसी न किसी वर्ग का निर्माण कर लेते, वर्ग में समाहित हो जाते, मगर ये 4 ही है तो इन्हें वर्ग तो नहीं कहा जा सकता, किसी वर्ग में समाहित नहीं किया जा सकता। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो कि 4 है। क्योंकि 4 ही है इसलिए वर्ग नहीं कहलाएंगे, किसी वर्ग में समाहित नहीं हो सकते। इनके बाद में आता है तालव्य से, मूर्धन्य से, दंते से और है। श, श और श और है। इनका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु घर्षण से निकलती है, घर्षण के कारण गर्म हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके बाद में क्ष, त्र, जे और श्री वाला श्र, 4 वर्ण ये हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन।
इनकी संख्या भी 4 है। क्ष स्वर रहित क और स के योग से बनता है, मूर्धन्य स के योग से। स के आगे अ आ रहा है तो मूर्धन्य स पूर्ण हो जाएगा और क स्वर रहित ही रहेगा। इनका योग 1.5 वर्ण से होता है, 1.5 वर्णों से होता है। स्वर रहित क और मूर्धन्य स से क्ष का निर्माण होता है, स्वर रहित त और र से त्र का निर्माण होता है। ज स्वर रहित ज और य से झ का निर्माण होता है और तालव्य स हलंत स्वर रहित तालव्य स और र से श्री वाला श्र का निर्माण होता है। इनके बाद में बचते हैं दोस्तों 2 वर्ण हमारे पास ड और ढ। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, इन्हें कहते हैं ताड़नजात व्यंजन, ताड़नजात वर्ण। इनकी संख्या 2 है। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। इन्हें उच्चारण करते समय ऐसा लगता है जैसे मुंह से तीव्र गति से या वेग के साथ में फेंका जा रहा हो, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा गया। इन 2 वर्णों के बारे में कुछ विशेष बात हम देख लेते हैं। इन वर्णों को स्वर रहित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक ही स्थान पर 2 चिन्हों का प्रयोग करना असंभव है। ये जो नीचे लगा है, इसके नीचे बिंदु, इसे कहते हैं ताड़नजात बिंदु। अगर इन्हें स्वर रहित करना होगा तो इनके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, जो कि इस ताड़नजात चिन्ह के पास लगेगा। यह असंभव है, क्योंकि एक ही स्थान पर ताड़नजात चिन्ह और हल चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इन वर्णों को स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। और सबसे विशेष बात, इन ताड़नजात वर्णों से ढ और ढ से किसी भी कोई भी शब्द की शुरुआत या प्रारंभ नहीं होता है। किसी भी शब्द का प्रारंभ इन वर्णों से होता ही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।